पुराने जमाने की रोटी। अब आज देखना देवरानी जी, कैसे ऑफिस से आते ही दोनों भाई ये डिश देखकर खुश हो जाएंगे। आज तो शाही पनीर और नान बनाइए, मैंने उनकी पसंद की। सही कहा भाभी, कल ही मोहित मुझसे कह रहे थे नान बनाने को। अब आ जाने दो, देखना कैसे खुश हो जाएंगे। कुछ देर बाद दोनों भाई ऑफिस से घर लौट आते हैं और आते ही फ्रेश होकर खाने बैठ जाते हैं। वाह वाह, ये खुशबू अपने घर से आ रही है क्या? हाँ भैया, खुशबू तो ऐसा लग रहा है जैसे गर्मा गर्म नान बन रही है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। आपके लिए पेश है गर्मा गर्म नान, वो भी शाही पनीर के साथ। वाह भाई वाह, मजा आ गया। ये क्या बहू, आज फिर से ये मैदे की रोटियां बना डाली। तू जानती है ना, मुझसे और तेरे ससुर जी से ये चबाई नहीं जाती। लेकिन माँ जी, आप जानती है ना, इन सबको यही पसंद है। क्या बुराई है माँ इसमें? सब कितने अच्छे से तो बनी है। अंकिता, ऐसा करना, कल तुम सूजी के डोसे बना लेना, वो भी चटपटे सांभर के साथ। जी ठीक है। अगले दिन भी दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सूजी के डोसे बनाती हैं, जिसे देख सास और ससुर जी कहते हैं, आज फिर ये डोसा। देखो बहू, रोज रोज ये बनाने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में 1-2 बार बना लिया करो, लेकिन रोज रोज ठीक नहीं। हमारे लिए तो साधारण रोटी बना दिया करो। लेकिन वो उसकी बातें नहीं सुनती। वो अगले दिन फिर से छोले भटूरे बना देती हैं। अब वो रोज नान, कुलचे, भटूरे यही सब बनाती हैं, लेकिन इन सब से अब उनकी सास की तबीयत खराब होने लगती है। अब तो मुझसे ये नहीं खाया जाएगा, अब तो मेरे पेट में गैस बनने लगी है। अरे खा लो ना माँ जी, अब हम सबके लिए अलग अलग तो नहीं बना सकते ना। अब उसे ना चाहते हुए फिर वही खाना पड़ता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रोज गांव से उनकी दादी सास लता आती है और उस रोज घर में सादा खाना यानी कि दाल चावल और सादी रोटी ही खाते हैं। भाभी, आज तो ये सादा खाना देखकर भूख ही मर गई। अरे बस 1-2 दिन की बात है, दादी माँ अपने झांसे में फंस जाए फिर तो अपनी मर्जी का वही खाना बनाएंगे और उन्हें फिर वही सब खाना पड़ेगा। भाभी, सच में बड़ा तेज दिमाग है आपका। लेकिन दोनों बहुओं ने जैसा सोचा था, दादी सास उसकी बिल्कुल उलट थी। बूढ़ी दादी लेकिन कड़क आवाज, सुमित्रा बहू, सर पर पल्ला कौन रखेगा? जी माँ जी, माफ कीजिएगा, गलती हो गई, प्रणाम, पाँव लागू माँ जी। अब उसके साथ साथ दोनों बहुएं भी दादी सास के पाँव छूती हैं। बस बस, खुश रहो माँ जी, खाना तैयार है, चलिए खा लीजिए। मुझे अपनी तरह समझा हुआ है क्या? पहले मैं नहाऊंगी, उसके बाद ही खाऊंगी। कुछ देर बाद दादी सास फ्रेश होकर आती हैं। दोनों बहुएं खाना लगाती हैं। ये देखकर तो उसका मुंह बन जाता है। ये कोई रोटी होती है इतनी सूखी सी? अरे रोटियां तो हमारे जमाने में होती थीं, चूल्हे की निकली हुई गर्मा गर्म रोटी, एकदम मुलायम मुलायम। मैं तो ये अपने सोने के कंगन लेकर आई थी कि जो भी बहू अच्छी सी पुराने जमाने की रोटी बना कर देगी उसे मैं ये दे दूंगी। सोने के कंगन देखकर दोनों की आंखें चमक जाती हैं। दादी माँ, आप चिंता मत करो, हम कल से आपके लिए पुराने जमाने की रोटी बनाएंगे, वो भी चूल्हे पर बनी हुई। अगले दिन से दोनों बहुएं रसोई में चूल्हा बना लेती हैं और उसमें बाजरे की रोटी बनाने की कोशिश करती हैं। फिर जब दादी सास टेबल पर आती है तो उन्हें वो गर्मा गर्म रोटी परोसती हैं। वाह वाह वाह, शहर में बाजरे की रोटी और वो भी चूल्हे पर बनाई हुई। आहा, आज तो मजा आ जाएगा। आज कई सालों बाद भी मैं बाजरे की रोटी और सरसों का साग खाऊंगा। माँ, तुम पहले आ जाती तो पहले हमें सब खाने को मिल जाता। हाँ हाँ, तो अब खा ले। अब कल ना तुम मक्के की रोटी बनाना। मक्के की रोटी? हाँ, क्यों, कोई समस्या है? अरे नहीं नहीं दादी माँ, हो जाएगा। भाभी, हमें किसी भी तरह YouTube पर वो भी देखकर बनाना सीखनी होगी, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि दादी माँ वो कंगन माँ जी को दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी बाजार से जाकर मक्के का आटा लेकर आती हूँ। घर का काम निपटाने के बाद ही अंकिता बाजार चली जाती है और काफी देर तक घूमने के बाद उसे एक दुकान में आटा मिल जाता है, जिसे लेकर वो घर आ जाती है। फिर अगले दिन वो एक एक कर मक्के की रोटी बनाने लगती है, लेकिन कभी वो टूट जाती तो कभी टेढ़ी मेढ़ी बनती। फिर काफी देर बाद वो ठीक से रोटियां बनाने लगती है। भाभी, पुराने जमाने की रोटियां बनाते बनाते कभी हम ही पुराने ना हो जाए। इस चूल्हे पर रोटियां बनाते बनाते तो हालत ही खराब हो गई। फिर जैसे ही सब खाने की टेबल पर आते हैं तो वो दादी माँ को चूल्हे की रोटियों पर घी लगाकर गर्मा गर्म देती है। अब देखना, दादी माँ को शिकायत का एक मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो दादी माँ के सामने रोटी परोसती है, देखो तो आजकल की बहुओं को काली शक्ल को गोरा बनाना आता है, लेकिन रोटी वो काली ही बनाती हैं, उसको जला देती हैं। कल से मुझे ऐसी रोटी नहीं चाहिए। ऊपर से इसमें जब तक घर का बना हुआ घी ना लगा हो तब तक तो खाने का मजा ही नहीं आता।
इसलिए कल तुम खुद घर का घी बनाओगी और वो इन पुराने जमाने की रोटियों पर लगाओगी। बनाओगी ना बहुओं? हाँ हाँ दादी माँ, बना देंगे, आप परेशान ना हो। अब वो दोनों देर रात तक घी बनाने में लगी रहती हैं। फिर अगली सुबह, दादी माँ आपने बताया नहीं हमारे हाथ की पुराने जमाने की रोटी कैसे लगी? वो बात नहीं है जो हमारे जमाने की रोटी में थी, ये उतनी गोल नहीं और ना ही यहाँ के चूल्हे में वो स्वाद है। अभी तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन कल ही मैं गांव वापस चली जाऊंगी। वहाँ के चूल्हे पर बनी रोटी ही मुझे पसंद आती है। और सोने के कंगन किसे देने हैं ये मैं अगली बार आऊंगी तब देखकर बताऊंगी। ये सुनकर अंकिता और सोनम हैरान रह जाती हैं। अगले दिन दादी सास वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाती हैं पुराने जमाने की रोटियां। अब घर में सास ससुर से लेकर बेटे तक बस पुराने जमाने की रोटियां खाने की ही बात करते, और अब दोनों देवरानी जेठानी को दिन रात पुराने जमाने की रोटियां ही बनानी पड़ती, वो भी चूल्हे पर। अरे आ जाओ गांव वालों। अरे तंदूरी रोटी सिर्फ 5 रुपए में, सिर्फ 5 रुपए में तंदूरी रोटी, तंदूरी नान छोले के साथ। अरे चाचा, अब इस गांव में तंदूरी रोटी कोई नहीं खाएगा, वो पुराना जमाना चला गया। अरे ये तंदूर मेरे दादाजी ने बनाया था, मेरे पिताजी भी यही करते थे और मैं भी यही करूंगा, क्योंकि बात यह है भैया कि इसके अलावा मुझे कुछ आता भी तो नहीं। अगर यही तंदूर किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट में लगा होता ना तो आपका धंधा खूब चलता। गजोधर काफी बूढ़े हो चुके थे। गांव के चौराहे पर वो तंदूरी रोटी और छोले बेचते थे, लेकिन अब उनकी दुकान पर ग्राहक आने बंद हो गए थे, क्योंकि अब जमाना बदल चुका था। दिन भर काम करने के बाद जब वो घर पहुँचे तब उनकी बेटी ममता कढ़ाई में रोटी सेक रही थी। गजोधर ये देखकर हैरान हो गए। अरे ममता बिटिया, ये क्या कर रही हो? भला कढ़ाई पर भी कोई रोटी सेकता है? पापा आप तो जानते ही हो कि मुझे नए नए एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मजा आता है, और वैसे भी हमारा तवा टूट चुका है, इसलिए मजबूरी में मुझे ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। आप जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। गजोधर हाथ मुंह धोकर आया और दोनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। उस घर में ममता और उसके पिता के अलावा कोई नहीं था। खैर, खाना खाने के बाद ममता ने अपने पिता से कहा, पापा तंदूरी रोटी तो मैं भी बना लेती हूँ, तो क्यों ना मैं भी आपके साथ चला करूँ? नहीं बेटी, मुझे लगता है दादाजी का बनाया हुआ वो तंदूर अब कबाड़ में बेच देना पड़ेगा, क्योंकि अब इस तंदूर की कोई औकात नहीं रही मार्केट में। खैर, अगले दिन सुबह सुबह चौराहे पर पहुंचकर गजोधर अपना तंदूर साफ करने लगा। तभी उसके पास गांव के कुछ आदमी आए। अरे गजोधर, इससे अच्छा तुम कहीं मेहनत मजदूरी कर लो भाई, कम से कम पैसे तो कमा पाओगे। तुम्हारा तंदूर अब किसी काम का नहीं रहा। जवान बेटी घर पर बैठी है और तुम सुबह से शाम तक यहाँ तंदूर जलाते रहते हो। हाँ गजोधर, तुम्हें अपनी बेटी की शादी भी तो करनी है। दिन भर में ज्यादा 2-4 तंदूरी रोटी ही बिकती होंगी, इससे तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। गजोधर ने जब उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया तो वो लोग वहाँ से चले गए। खैर, उसने तंदूर जलाया और रोटी सेकने लगा। उसके आसपास कुछ लोग गोलगप्पे बेच रहे थे। सारे ग्राहक या गोलगप्पे खा रहे थे। उसके पास कोई भी नहीं आ रहा था। गजोधर परेशान हो गया। अरे आज तो रविवार का दिन है, फिर भी कोई मेरे पास तंदूरी रोटी छोले खाने नहीं आ रहा। लगता है उन आदमियों ने बिल्कुल सही कहा था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगा। ऐसा करता हूँ, चौराहे पर जो होटल है उस होटल में जाकर बात करता हूँ। गजोधर पैदल ही वहाँ से थोड़ी दूर पर मौजूद किसी होटल में चला गया। तभी साहब, उस चौराहे पर मैं तंदूरी नान तंदूरी रोटी बनाकर बेचता हूँ, पर पिछले कुछ सालों से ग्राहक आना ही बंद हो गए हैं। मैं बहुत अच्छा तंदूरी नान बनाता हूँ। क्या मुझे आपके होटल में काम मिल सकता है? मैं खुद का तंदूर लेकर आऊंगा। हमारे होटल में बहुत सारे तंदूर लगाने वाले हैं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। गजोधर उदास होकर फिर से अपने तंदूर के पास लौट आए। शाम तक वो वहीं बैठे रहे, लेकिन उनके पास कोई ग्राहक नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटी ममता घर में बैठकर अपने पिता के बारे में ही सोच रही थी। मेरे पापा बहुत परेशान रहते हैं, आज मैं भी जरा चौराहे पर जाकर देखती हूँ कि आखिर मामला है क्या। ममता चौराहे पर गई और दूर से चुपके अपने पिता की दुकान को देखने लगी। वो बेचारे जोर जोर से ग्राहकों को बुला रहे थे, पर उनके पास कोई नहीं आ रहा था। भैया आओ आओ, तंदूरी नान खा लो, बढ़िया बढ़िया तंदूरी नान, सिर्फ 5 रुपए में भैया। तभी कुछ औरतें आपस में बातें करने लगी। बेचारी को बुढ़ापे में भी इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, काश इसका कोई बेटा होता तो इस उम्र में इसे इस तरह कोई काम नहीं करना पड़ता।
उस औरत की ये बात सुनकर ममता को बहुत बड़ा झटका लगा। वो तुरंत घर वापस आ गई और कोई योजना बनाने लगी। उन औरतों को मेरे पिताजी पर तरस आ रहा था। ये तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये बात गलत है कि बाप की मदद सिर्फ एक बेटा ही कर सकता है। अब मुझे कुछ नया करना होगा ताकि यही तंदूर वाला बिजनेस मैं आगे बढ़ा सकूं। खैर, जब दिन भर बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई तब थक हार कर गजोधर अपना तंदूर ठेले पर लाद कर घर ले आए। वहीं बचे हुए तंदूर खाकर दोनों बाप बेटी सो गए। आधी रात को ममता की नींद खुली और वो सीधा किचन में आ गई। अगर मुझे पापा के तंदूर वाले बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना होगा, तभी लोग हमारे पास आएंगे, वरना आजकल कंपटीशन बहुत है। मेरे पापा तंदूरी नान बनाते हैं, लेकिन मैं बनाऊंगी तंदूरी चावल। ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया होगा। ममता ने एक मिट्टी की हांडी में थोड़े से चावल भरे, उसमें थोड़ा पानी डाल दिया और ऊपर से मिट्टी का ही ढक्कन बंद कर दिया। उसके बाद उसने चुपके से तंदूर जलाया। उसी तंदूर में उसने वो चावल से भरी हुई हांडी रख दी। थोड़ी देर बाद शायद अब चावल पक चुके होंगे। ममता ने जब तंदूर से हांडी निकाली तो देखा चावल पूरी तरह जल चुके थे। मुझे पता था कि पहली बार में चावल नहीं पकेंगे मुझसे। एक बार बस अंदाजा लग जाए कि तंदूर में चावल सही तरीके से पकने में कितना वक्त लगता है, उसके बाद मैं आगे का एक्सपेरिमेंट करूंगी। ममता ये सब सोच ही रही थी कि तभी अंदर से उसके पिताजी की आवाज आ गई। अरे ममता बेटी, अरे ये चावल जलने की महक कहाँ से आ रही है? पता नहीं पापा, शायद पड़ोस में कोई नौसिखिया खिचड़ी बना रहा होगा। अब हर रात अपने पिता के सोने के बाद ममता ये एक्सपेरिमेंट किया करती थी। कभी चावल जल जाते थे, कभी गल जाते थे, तो कभी कच्चे रह जाते थे। लेकिन एक हफ्ते बाद फाइनली उस तंदूर में चावल पूरी तरह पक गए। 8वें दिन चावल पकाने से पहले अब मुझे आइडिया लग गया कि तंदूर में चावल कितनी देर में पकते हैं। इस बार मैं हांडी में चावल, पानी, हल्दी, नमक, तंदूरी मसाला, चिकन मसाला, शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन, काली मिर्च, लौंग ये सब डाल देती हूँ और फिर पकने के लिए रख देती हूँ। देखती हूँ आखिर बनता क्या है। ममता ने वैसा ही किया और पकने को रख दिया। थोड़ी देर बाद तंदूरी चावल पककर तैयार हो गए। सुबह उसने उसी तंदूरी चावल में दही डालकर अपने पिता के साथ खाए। पापा, मैंने आपसे छुप छुप कर पूरे 1 हफ्ते तक एक्सपेरिमेंट किया, तब जाकर मैंने ये तंदूरी चावल बनाए। खाकर बताओ कैसा लगा। गजोधर ने जब दही के साथ तंदूरी चावल खाए तो अपनी उंगलियां ही चाटता रह गया। अरे क्या बात है बेटी, इसका स्वाद तो सबसे अलग, सबसे जुदा और बहुत ही स्वादिष्ट है। बचपन से ही तो नए नए एक्सपेरिमेंट किया करती थी, जिस वजह से मैं परेशान रहता था, पर आज मैं बहुत खुश हूँ बेटी। तो पापा, आज के बाद हम दोनों मिलकर उस चौराहे पर तंदूरी नान नहीं बल्कि यही तंदूरी चावल बेचेंगे। उसी दिन से वो लोग चौराहे पर तंदूरी चावल बेचने लगे। जैसे उसने हांडी का ढक्कन खोला, उसकी महक से सारे ग्राहक खींचे चले। अरे गजोदर भाई, ममता बिटिया, ये क्या बना दिया तुम लोगों ने भाई? अरे बहुत अच्छी महक आ रही है, जरा चखाओ क्या है। चाचा, ये है तंदूरी चावल। आपने तंदूरी रोटी, तंदूरी नान तो खाए होंगे, पर तंदूरी चावल इससे पहले सुना भी नहीं होगा। इसकी खोज मैंने कल ही रात को की है। एक बार खाकर बताइए कैसा बना है। ममता ने सभी लोगों को तंदूरी चावल खिलाए और सबको बहुत ज्यादा पसंद आ गए। धीरे धीरे और भी लोग उसकी दुकान पर भीड़ लगाने लगे। अरे बेटिया, इसका स्वाद तो लाजवाब है, और ये हमें नुकसान भी नहीं करेगा, क्योंकि तुमने इसे मिट्टी के बर्तन में जो पकाया, दही के साथ इसका स्वाद बहुत अच्छा लग रहा भाई। और मैं जाकर जो है सबको बता देता हूँ। हाँ। तो उस दिन के बाद उसका तंदूरी चावल हर जगह फेमस हो गया। एक रोज गांव का एक आदमी भागते हुए उसी होटल में गया जिस होटल में गजोधर काम मांगने गया था। वहाँ जाकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे तुम लोग कब तक वही मटर पुलाव, मटर पनीर, दाल चावल खाते रहोगे? अरे अपने गाँव में एक नई चीज आई है, तंदूरी चावल। अरे एक बार खाओगे तो खाते रह जाओ भैया, चलो चलो। सारे ग्राहक वहाँ से उठकर जाने लगे। उसका मालिक परेशान हो गया। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे सुनो तो। उस दिन के बाद उसके होटल पर बहुत कम लोग आने लगे। चारों तरफ ममता का तंदूरी चावल फेमस हो गया। 6 महीने मेहनत करके गजोधर और उसकी बेटी ने खुद का एक ढाबा खोल लिया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।